नमस्कार। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रत्यक्ष। तो रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से अब यात्रा अपने पूरे चरम पर है। हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलना बाकी हैं और आगामी 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएगी। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केदारनाथ धाम दर्शन के लिए अब तक सबसे ज्यादा 2,26,173 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं चारधाम समेत हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक कुल 6,53,963 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश के तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी। तो वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला मुख्यालय के टीआरसी से एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उपचुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने साइकिल रैली को टीआरसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साइकिल रैली में जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं अन्य युवाओं और प्रतिभागियों के साथ प्रतिभाग किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग करें। सभी वोटर्स चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई को उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी की जागरूकता के लिए सभी वोटर्स चंपावत विधानसभा के जो हमारे वोटर्स हैं सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर जो हमारा मतदान होना है 31 मई को उसमें पार्टिसिपेट करें। उसी की जागरूकता के तो वहीं अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे सांसद हरीश टमटा। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जनता में खासा उत्साह है। इसके बाद से जनता एक बार फिर से बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताकर सीएम धामी को विधानसभा में पहुंचाएगी। चूँकि मैं चंपावत से ही आ रहा हूँ और चंपावत का जो चुनाव है, जिस प्रकार का माहौल वहाँ पर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है और सौभाग्य है कि मेरा संसदीय क्षेत्र भी है। और चंपावत में माननीय विधायक कैलाश गहतोड़ी जी ने भी यही विचार किया है कि चंपावत को मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व मिले, विकास की धारा और तेज़ गति से बढ़े। मैं लगातार 4-5 दिनों से वहीं था, फिर मुझे वहीं जाना है। पूरे चुनाव भर को हम वहाँ देखेंगे और आज तक का जितना भी रिकॉर्ड उपचुनाव का रहा है उससे अधिक वोटों से और प्रतिशत से हम उस चुनाव को। तो वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से टिहरी गढ़वाल के अमोने के रेती थाना क्षेत्र के पुलिस कप्तान ने तमाम व्यवस्थाओं को साथ ही तमाम व्यवसाय से जुड़े संचालकों के साथ बैठक की और इस दौरान एसएसपी ने संचालकों की समस्याएं सुनी, उनके सुझाव लिए। आपको बता दें कि एसएसपी ने होटल राफ्टिंग संचालकों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली और जिसमें लोगों ने सबसे ज़्यादा लड़खड़ाती ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में बताया। बैठक में होटलों को किराए पर लेकर चलाने वाले संचालकों और उनके कर्मचारियों को पुलिस सत्यापन कराने की मांग भी की गई। हालांकि समस्याएं सुनने के बाद से एसएसपी ने जल्द समाधान करने का भरोसा दिया है। में चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो गई है, तो उस संबंध में ही मुनि की रेती क्षेत्र में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल एसोसिएशन है, व्यापार मंडल है, राफ्टिंग वाले जो व्यवसायी हैं और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ ये जो मीटिंग करी गई, इसमें इनकी क्या समस्याएं ये फेस कर रहे हैं और इनकी तरफ से क्या सुझाव हैं और जो सुझाव ऐसे व्यावहारिक हैं जिनको कि इन्फोर्स करके व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। और कुछ बिंदु जो सामने आए हैं उन पर निश्चित तौर पे अगले 2 दिवस के अंदर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। जो मुख्य समस्या इनके द्वारा ट्रैफिक की बताई गई। ट्रैफिक के अलावा म्यूज़िक की समस्या है और उसमें 10 बजे से पहले भी कुछ लोग छतों पे अपना म्यूज़िक चलाते हैं और वेरिफिकेशन के लिए बताया गया, कुछ लोगों द्वारा मांग की गई। और कुछ जो साइनेज की इनके द्वारा डिमांड की गई कि घाटों पे कुछ साइनेज होने चाहिए जहाँ पे रिस्की है ना, तो वो सारे इनके सुझाव लिए गए हैं और अगले 2 दिन के अंदर हम इसमें कार्रवाई
तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर एक तरफ सरकार व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर तीर्थ यात्री सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में बीटीसी परिसर स्थित पंजीकरण काउंटर पर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। तीर्थयात्री भरी गर्मी में सुबह से लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हो रहे हैं, जिसके कई घंटों बाद तीर्थयात्रियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है। कभी सर्वर डाउन होने की बात बताई जा रही है, तो कभी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से तीर्थयात्रियों का पंजीकरण के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तीर्थयात्रियों ने सरकार से इस व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग की है। मुझे समस्या आ रही है कि 8 बजे से मैं यहाँ लाइन में लगी हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 28 लोगों का ग्रुप है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आई हूँ। मुझे निहायत परेशानी यहाँ लग रही है। व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था की कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। हम अभी पहुंचे हैं रोटेशन पे, जहाँ पर चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पर्यटक हैं जो आ रहे हैं दूर दूर से कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। आइए कुछ साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बाबा हैं हमारे साथ, उन्हें काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बाबा जी, क्या समस्या है आपकी? हम आए थे अपने कार्ड बनवाने के लिए यात्रा का। हम परसों भी आए थे, परसों बहुत भीड़ थी। कल भी हम आए थे, बहुत धक्का मुक्की चल रही थी। प्रशासन था नहीं यहाँ पर, प्रशासन को होना चाहिए लाइन लगाने के लिए, प्रशासन था ही नहीं। आज भी हम आए 2 घंटे ऊपर हो गए, तो बोल रहे पहले ग्रुप वालों को बनोगा। तो ग्रुप वाला जरूरी है कि आम आदमी जरूरी है? और न कोई लाइन लग रहे हैं, न कुछ धक्का मुक्की लगा रहे हैं। औरतें धक्के लगा रही है। तो अगर व्यवस्थाओं की बात करें सरकार की, तो क्या कैसा लग रहा है आपको व्यवस्था? तो व्यवस्था है नहीं महाराज जी, यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर जब 4 धाम की यात्रा है तो सरकार को जागरूक होना चाहिए कि 4 धाम के अंदर हर व्यक्ति ना आकर जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर अब हर आदमी की सुविधा नहीं है, तो क्या फ़ायदा बताओ 4 धाम की यात्रा जाने से? हम पैदल जाते हैं, हमको कितनी परेशानी होती है। कितने लोग आए हैं आप यहाँ पर? हम कम से कम 25-30 जने हैं हम। अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका? हाँ, अभी वो साहब अधिकारी आए थे, उन्होंने अलग ना काउंटर लगाया हमारे लिए, तो आप अलग काउंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। किसी की शिकायत कैसा हो रहा है? अधिकारी की शिकायत हमने शिकायत कर दी अधिकारी को। अधिकारी आए थे, उनके बाद में ना करे। और अपने इनको भी बुलाया था, हम फोटोग्राफ को बुलाया था हमने, वो भी आए थे, उनको भी कहा था हमने। तो हमारा सहयोग करा उन्होंने कि महाराज जी आपका काउंटर अलग लगाएंगे हम। आपने देखा किस तरीके से यहाँ के सरकार के जो व्यवस्थाओं को लेकर पोल खुल रही है। आप आपके सामने हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, ऋषिकेश में जो पर्यटक हैं कई घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। तो देहरादून की लीची और आम की मिठास अब कम होती जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मौसम में देहरादून के आम और लीची के स्वाद चखने के लिए आम लोग बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे, लेकिन लगातार बदलते मौसम और बागानों की जगह खड़े हो रहे कंक्रीट के जंगलों के चलते बागानों का अस्तित्व संकट में हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि उद्यान विभाग के प्रभारी इंद्रभूषण कामोला का कहना है कि मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, जिससे फल, सब्जी और अन्य फसलों के काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार आम और लीची पर अच्छा बौर आया था, लेकिन बढ़ती गर्मी के चलते आम और लीची की फसलों को करीब 40% नुकसान पहुंचा है। तो वहीं आपको बता दें कि जो आगे बढ़ सकता है। कारण ये है कि जो अचानक बीच में जो पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे फसलों को काफ़ी ऑर्गेनिक फसलों को या अन्य फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि ऐसा है कि जब पहले स्टार्टिंग में फल सेटिंग हुआ तो आपने भी देखा होगा कि चारों तरफ बहुत बढ़िया फल दिख रहा था। अचानक तापमान में वृद्धि होने से मतलब ये पूरे क्षेत्र में ड्रॉपिंग की समस्या है। इसमें चेपा आता था इस सीजन पे, आपके पास चेपा देखा नहीं गया है, क्योंकि चेपा इतना मतलब मौसम इतना गर्म हो गया, इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि चेपा अपने आप ही स्वतः ही। तो उत्तराखंड वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए और 4 धाम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कई बार उत्तराखंड ने आपदा को भी बड़े करीब से देखा है। और इसी विषय पर लेकर भविष्य में अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए देहरादून में
कुनशान हॉस्पिटल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख अधीक्षक शिखा जंगपानी ने बताया कि डिजास्टर को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएमओ दिनेश चौहान सभी स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे और जो एटीआई से ट्रेनिंग करके आए हैं, इस ट्रेनिंग में आपदा जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसे कोई आपदा आती है तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। डिजास्टर के रिगार्डिंग एक वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें हमारे डिप्टी सीएमओ दिनेश चौहान जी हमारे समस्त स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, जो खुद एटीआई से ट्रेनिंग लेके आए हैं। ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे सभी समस्त कर्मचारी अधिकारियों को पता रहेगा कि जैसे कि कोई अगर आपदा आती है, मान लो भूस्खलन है आपका, अर्थक्वेक है आपका, बाढ़ आ गई आपकी, या कोई भी इस तरह का फायर है आपका, तो इसमें किस तरह से निपटना है, इसके लिए हमारे को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत ही एक यूज़फुल ट्रेनिंग है और इससे सभी हमारे कर्मचारियों अधिकारियों को इससे लाभ मिलेगा। डॉक्टर पवन स्टेट हमारा है और इसमें डॉक्टर दिनेश चौहान स्पेशल ट्रेनिंग एटीआई से लेके आए और ब्लॉक वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपदा डिजास्टर हम डिफाइन करते हैं ना, वो चीज़ें जो हम कोप आउट नहीं कर सकते, तो पूरी डिजास्टर मैनुअल हर जिले के चिकित्सालय में होगी, किसकी ड्यूटी शेड्यूल होनी है और डिजास्टर मैन मेड है कि नेचुरल है, उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन पहले रहेगी, ताकि किसी भी आपदा में होने पर कम से कम, चूँकि अम्ब्रेला केयर होती है और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको देखते हुए, ताकि एक आखिरी छोर तक बैठे हुए अगर कोई दिक्कत को हो तो उसको हमारे स्वास्थ्य विभाग के इन कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकें और कम से कम नुकसान हो। तो वहीं चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जिला चिकित्सालय में कोविड-19 को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को जिला अस्पताल में भी आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को नियमित रूप से बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण और दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने आकस्मिक चिकित्सा केंद्र के निरीक्षण के दौरान कक्ष में जगह कम होने के कारण हो रही समस्या का समाधान के लिए अतिरिक्त बेड स्थापित करने के निर्देश दिए। कोविड के जैसे केसेस पूरे देश में भी हल्के राइजिंग पे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ रहे हैं, बट इसके सापेक्ष हमने निरीक्षण किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का लगभग 2 घंटे से हमने निरीक्षण किया है और जो हमको कमियाँ लगी हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना है तो डिस्ट्रिक्ट द्वारा या स्टेट द्वारा किया जाएगा और जो बाकी मैनेजमेंट की हैं उनकी सफाई व्यवस्था है जैसे, या जो स्पेस मैनेजमेंट है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक अच्छा हॉस्पिटल कैसे। तो अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए एनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद अब उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की, जहां पर पौड़ी जिले के मुकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक सभागार में इंटरनेट सेवा न होने के चलते क्षेत्रवासी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। तो वहीं आपको बता दें द्वारीखाल डाकघर में इंटरनेट सेवा बाधित होने के चलते लोगों को डाकघर से संबंधित कामों के लिए 45 किलोमीटर दूर जहरी खाल जाना पड़ रहा है। साथ ही स्टेट बैंक में भी बार बार इंटरनेट बाधित होने में वृद्ध पेंशनरों को बैंक के कई चक्कर लगाने के बाद भी कैश नहीं मिल पा रहा है। नेटवर्किंग की बहुत समस्या है, जिससे ग्रामीणों को और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। जैसे कि ये आरडी जमा होने में दिक्कत होती है। ये ऑफिस वाले भी जैसे कोटद्वार, जयरीखाल या अन्य जगहों से उनको प्रिंट करा रहे हैं, इससे बहुत परेशानी हो रही है जनता को। तो किस चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे, कौन से क्या काय पे दिक्कत हो रही है लोगों को? नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है ना, ये बताती है। अच्छा अच्छा। नहीं आता है ठीक से और पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। बैंक में भी नहीं आता है, पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है। हम लोग आते हैं यहाँ खाली यहाँ लोग जाते हैं, दूसरा दिन आते हैं फिर भी नहीं आता, तो परेशानी के लिए पूरी पब्लिक को दिक्कतें हो रही काफ़ी। ये जो दिक्कत मतलब कनेक्टिविटी का इशू है, ये इसके बारे में हमने अपने उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है और उनके द्वारा भी इसमें प्रक्रिया चल रही है। और मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, जो जनता को भी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। कब से दिक्कतें हो रही सर?
ये जो दिक्कत तो हमारे यहाँ पे जो इन्होंने एक्सचेंज ये लगाएगा जनवरी फर्स्ट वीक से तो पूरी तरह मतलब जो है काम कनेक्टिविटी पूरी तरह बंद है। तो क्या दिक्कतें क्या काय में आ रही है समस्या सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे? हमको तो यहाँ पे लोकल यहाँ पे तो अब इधर मतलब तो खटीमा के सीमांत गांव मेलाघाट, सिसैया, बंधा समेत कई गांवों में ग्रामीण 7 मई को 22 पुल खिलाड़ियों के शारदा नहर में सामूहिक रूप से सांकेतिक जल समाधि की घोषणा की है। तो वहीं जिसकी सूचना ग्रामीणों ने मंगलवार को ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम खटीमा को दे दी है और जिस पर एसडीएम द्वारा जल समाधि स्थल पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपने ही गृह क्षेत्र में हार पर उक्त सीमांत गांव के ग्रामीणों ने दुख व्यक्त करते हुए आप प्रायश्चित करते हुए इसके लिए सांकेतिक जल समाधि घोषणा की है। आपको बता दें कि ये गांव आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और विकास कार्यों से काफ़ी दूर हैं। वहीं सीएम धामी गांव के विकास के लिए हर समय आश्वस्त करते रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी सोच विचार कर हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। हमारे विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हार गए हैं, उसके प्रायश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि ये 22 पुल खिलरिया में 100 आदमी से ऊपर जल समाधि लेंगे। इसमें मेलाघाट, सिसैया, बंधा, बगुलिया, खिलरिया गांव के लोग सम्मिलित होंगे और ये हमारे मुख्यमंत्री जी को उनकी जो नाराज़गी है उस नाराज़गी को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, धामी जी से हम लोगों की आशा है, उनके प्रति आस्था है, विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे। इसके लिए उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का थोड़ा सा विकास हो और इसमें जो मुख्यमंत्री जी का जो हार हुआ है उसमें हम लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं उसमें, इसलिए हम लोग समाधि लेना चाह रहे हैं कि उनको भी थोड़ा सा एहसास हो इस चीज़ को। हम लोग तो हो ही रहा है एहसास, लेकिन उनके अंदर भी थोड़ा सा होना चाहिए कि हमारे यहाँ के क्षेत्र का थोड़ा सा विकास भी हो। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में ज़मीनी मुद्दा है और जो जल भराव है, नोटिस है, रोड का विकास है, इसके द्वारा ही हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं अपने मर्जी से कि भाई हम करें और थोड़ा सा उनका भी लगे कि हाँ दुखित हैं ये लोग, आहत हैं। अब जनसंख्या तो काफ़ी बढ़ सकता है, अब लगभग 300-400 से ऊपरी लोग होंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में संविदा और पुनः कर्मचारियों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग में सेवा विस्तार की मांग को लेकर 36वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बागेश्वर में 144 CSC कर्मचारियों का 31 मार्च 2022 तक करार था और 26 मार्च 2022 से हम सभी सेवा विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के दरबार में भी बागेश्वर के उपनल कर्मचारी फरियाद लगा चुके हैं। इसके बावजूद भी केवल आश्वासन के आधार पर हमें टाला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। 114 जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है, अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में CSC PSC में। हमारा जो बॉन्ड था वो 31 मार्च 2022 तक था, तो हम लोग 26 मार्च 2022 से हम लोग कार्य बहिष्कार किया हम लोगों ने। उसके बाद हमारी सरकार से मांग थी कि हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए या पद के सापेक्ष हमारा समायोजन किया जाए विभागों में, तो लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। आज हमें 36 दिन हो गए धरने पर और हम देहरादून भी गए, सचिवालय कुछ भी किया हमने, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया हमने, और लेकिन हमें केवल कोरा आश्वासन मिला। हमें आश्वासन यही दिया गया कि हम आप लोगों का पद के सापेक्ष से समायोजन करेंगे, लेकिन रिटर्न में हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और हम लोग अभी तक बैठे ही हैं यहाँ। आगे हमारी यही तैयारी है। फिलहाल तो हम आने वाली 10 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं क्या होता है, उसके बाद या तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। तो उधम सिंह नगर में पुलभट्टा थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी। थाना पुलिस ने यूपी के बरेली निवासी एक युवक को करीब 200 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी नईम बाइक
से स्मैक की खेप पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के किच्छा में आ रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आया नईम पहले भी स्मैक तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही पकड़ने वाली टीम के उत्साहवर्धन करते हुए 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। में जो है नशे की बढ़ती समस्या के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग के। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति नईम खान जो कि सीबीगंज बरेली के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। तो इसकी बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति है उसको उसमें कमी आएगी और जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं उनको डेफिनेटली एक मैसेज मिलेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान है और हम लोग इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। साथ ही ये भी जानकारी आई, इसमें कुछ हमें लिंक मिले हैं कि ये कहाँ से लाते थे और कहाँ पर ये सेल आउट इसको करते थे, तो वो चीज़ें भी हम लोग इसमें वर्कआउट कर रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पकड़ा गया आरोपी है जिसका कोई ये नईम खान का आपराधिक इतिहास भी है। किला थाने से पहले भी जेल जा चुके हैं स्मैक की तस्करी में ही और इस पे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने टीम को प्रोत्साहित करते हुए और उस गुड वर्क के लिए 5। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले जोत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। साथ ही बिष्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी के लिए काम किया गया और प्रचार किया गया और धन बांटा गया है। इनके खिलाफ शिकायत की गई तो नेतृत्व ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही मेरा मन बेहद आहत है, मेरा कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रह गया है। तो आप उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।